के लिए। तो हमने ये भीषण रूप देखा कि मैदागिन चौराहे से लेके गेट नंबर 4 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज के लोग वहाँ भरे हुए हैं और हम निहत्ते वहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के लिए जा रहे थे। और मेरे बाबूजी के अंदर एक आदत रही कि उन्होंने कभी भी सुरक्षा ना सरकार से मांगी ना कभी डिमांड की, क्योंकि उनका ये मानना है कि धर्म का काम है, आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म आपकी रक्षा करेगा, और उसी वो ध्येय से आगे बढ़ते रहे। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे स्पॉट पे, तो मैंने बाबूजी से कहा कि आज तो हम लोग ऐसा लग रहा है कि गेट नंबर 4 तक पहुँच नहीं पाएंगे। मतलब मैं आपको सिर्फ वो भयानक दृश्य बयान नहीं कर सकता हूँ शायद शब्दों में। हजारों लाखों लोग उस 2.5-3 किलोमीटर के अंतराल में भारी मात्रा में मौजूद थे और उनका यही था कि एडवोकेट कमीशन को अंदर जाने ना दिया जाए। तो जब मैंने अपने बाबूजी से पूछा कि हम लोग अंदर कैसे जाएंगे, हम लोग गाड़ी में थे, और तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही और वो बात मेरे घर कर गई। उन्होंने कहा कि विष्णु, तुम सिर्फ सीधे चलते रहो गेट नंबर 4 की तरफ, मुझे मेरे महादेव दिख रहे हैं, मुझे मेरे ईश्वर दिख रहे हैं, तुम अंदर बढ़ते रहो, चलते रहो। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि निहत्ते 5-6 एडवोकेट कमिश्नर सिर्फ अपने आत्मबल के आधार पे, अपनी रिसर्च के आधार पे, अपनी नॉलेज के आधार पे, अपने सिविल सूट की ड्राफ्टिंग के आधार पे मैदागिन से गेट नंबर 4 तक निहत्ते पहुंचे। उन लोगों के बीच जिसमें मेरे बाबूजी को अस्थमा का अटैक भी आ गया, क्योंकि चौक थाने से आगे जाने वाला जो रास्ता था वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती थी। धक्का मुक्की के बीच हम लोग ज्ञान व्यापी परिसर के अंदर पहुँचे, और जब परिसर के अंदर एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू की गई, वीडियोग्राफी की गई, तो वो पूरा का पूरा परिसर ये चीख चीख के कह रहा है कि ये कोई मस्जिद नहीं है, ये एक हिंदू मंदिर का प्रांगण है, ये मस्जिद नहीं, ये मस्जिद है। जो उस तथाकथित मस्जिद का प्रांगण है, उसकी वेस्टर्न वॉल ये चीख चीख के कह रही है कि ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है। जो ये तथाकथित मस्जिद है, उसकी जो 3 गुम्बद है, उसके नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर हैं। जो ये तथाकथित मस्जिद है, उसके नीचे जो तहखाने हैं, उसमें जो पिलर है, वो हिंदू मंदिर के पिलर हैं। उसमें आज भी देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं, देवी देवताओं की आकृतियां हैं जिनको चैनी हथौड़ी से तोड़ा गया है। उस तथाकथित मस्जिद के जो तहखाने हैं, उस तहखानों में आज भी संस्कृत के श्लोक हैं। और हद तो तब हो गई जब हम उस 3 गुम्बद के नीचे गए और वहाँ मस्जिद में कैलेंडर लगा था, कैलेंडर था ज्ञान व्यापी मस्जिद। और जब उस कैलेंडर को उठा के देखा गया तो उसके नीचे से स्वास्तिक के चिन्ह मिले, त्रिशूल के चिन्ह मिले। और 16 मई 2022 बुधवार, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, सोमवार था, 16 मई 2022, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने एडवोकेट कमीशन महोदय से रिक्वेस्ट की कि ये जो वजू टैंक में गोलाकार आकृति दिख रही है, यहाँ पे पानी कम किया जाए। और मेरी मांग पे एडवोकेट कमीशन ने पानी कम किया। उन्होंने कहा कि इसमें मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ मर जाएंगी। एजाज भाई ने कहा कि यहाँ पे मछलियाँ मर जाएंगी। हम लोगों ने कहा चिंता मत करिए, हम लोग जैन समाज से आते हैं, बिना मछलियों को मारे हुए एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने स्पेशल रूप से वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। 3 फीट का पानी था, 2 फीट कम किया गया। और जब सीढ़ी लगा के मैं और मेरे एडवोकेट कमीशन की टीम उस वजू टैंक के पास पहुंची और 370 साल बाद अपने आराध्य, अपने ईश्वर को देखा, तो हम लोग कुछ समय के लिए भूल गए कि हम लोग वकील हैं और चीख उठे, चिल्ला उठे अपने आराध्य, अपने ईश्वर को देख के, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और उसी क्षण ये निर्णय कर लिया कि आज ये आखिरी दिन है जब हमारे बाबा के ऊपर, हमारे आराध्य के ऊपर वजू हो रहा है, उनको बेअदबी भी की जा रही है। मैं इमीडिएटली सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब के सामने पहुंचा। मैंने ऑर्डर 39 में, मैं ये सारी बातें आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग के लीगल करियर में आपको काम देंगे। ऑर्डर 39 और ऑर्डर 39(3) में सीपीसी की मैंने दरखास्त दी, क्योंकि अगर उसमें प्रोविजन है कि अगर केस प्रॉपर्टी कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस प्रॉपर्टी है तो उसके डिस्ट्रैक्शन से रोकने के लिए ऑनरेबल कोर्ट एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। हमने एप्लीकेशन दी और 11:30 बजे से पहले जब वो नमाज पढ़ने आते, उससे पहले वो परिसर
सील हो चुका था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 16 मई 2022 को वजू टैंक का परिसर ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर साहब ने सील कर दिया। और लीगली तो हमें यह पढ़ाया गया है कि जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर होता है उसको चैलेंज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में। पर यहाँ पे एक अलग प्रक्रिया अपनाई गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को चैलेंज किया गया सीधे सुप्रीम कोर्ट में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट में अपने फैक्ट और फिगर और तर्कों को रखने के बाद 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट रहेगा, ये सही ऑर्डर है सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब का। इसके बाद एडवोकेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की और नेक्स्ट कदम हमारा था सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A को एक्सरसाइज करना। सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A में प्रावधान है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। और हमने कहा कि ये तथाकथित जो मस्जिद है ये कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक हिंदू मंदिर के बेस पे बना हुआ है। हिंदू मंदिर को पार्शली डिमोलिश करके तथाकथित मस्जिद बनाई गई है, जो हिंदू लॉ का वायलेशन है, बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ का वायलेशन है, पीवी काणे के हिंदू लॉ का वायलेशन है, गोपाल चंद्र शास्त्री के हिंदू लॉ का वायलेशन है। क्योंकि बहुत ही फिक्स्ड सनातन शास्त्रिक नियम है कि वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो वो समय के अंत तक मंदिर की रहती है, राजा भी उसको नहीं ले सकता। और इसलिए ये पूरी जो भूमि है जहाँ पे शिवलिंग मौजूद है, जहाँ पे हमारे हिंदू साइंस एंड सिंबल्स मौजूद है, जिसको नारायण भट्ट ने 1585 में बनवाया था राजा टोडरमल के देखरेख में, तो ये एक पूर्ण भूमि है, पूर्ण परिसर है और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। एएसआई सर्वे की मांग को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने एएसआई सर्वे की डिमांड की कि इस पूरे परिसर का एएसआई सर्वे होना चाहिए, एएसआई की ये, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पूरा ट्रायल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में ट्रांसफर किया था ओरिजिनल ट्रायल के लिए। जनरली हमारे यहाँ यूपी में सिविल जज सीनियर डिवीजन ही ओरिजिनल ट्रायल करते हैं, पर इस केस की सेंसिटिविटी को, अहमियत को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में ट्रांसफर किया था। और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में इसकी हियरिंग हुई तो हियरिंग के बाद 21 जुलाई 2023 को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पहली बार ये होल्ड किया कि इस पूरे परिसर में एएसआई सर्वे होना चाहिए और एएसआई अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट करे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद, जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ऑर्डर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद जनरली हमें यह पता है कि इलाहाबाद से और बनारस के बीच में दूरी है 80 किलोमीटर की, और अगर कोई इस ऑर्डर से एग्रीव था तो उसको जाना चाहिए था इलाहाबाद हाईकोर्ट बाय वे ऑफ सिविल रिवीजन। पर एक नई प्रक्रिया फिर से अपनाई गई। 23 जुलाई 2023 को एएसआई स्पॉट पे पहुंच गई कि मंडे 24 जुलाई 2023 से सुबह 7 बजे से एएसआई सर्वे शुरू होगा। और जो अंजुमन इंतजामिया थी सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने के बाद कहा कि आप वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पीतांकर दिवाकर ने इस मामले की 3 दिन लगातार सुनवाई की, 25, 26 और 27 जुलाई। और 3 अगस्त 2023 को ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था सही था। इस केस के जो जितने फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो बिना एएसआई सर्वे के सही नहीं हो सकते हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं आ सकते। इसलिए एएसआई सर्वे का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एकदम सही है, वैलिड है, वाजिब है। 3 अगस्त के ऑर्डर के खिलाफ सुबह 10 बजे सिविल चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर पास किया था। दोपहर 2 बजे अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी थी। और आपको बता के मुझे खुशी है कि आपका जो भाई आपके सामने खड़ा है, दोपहर 2 बजे मैं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। और 3 अगस्त से बराबर फाइलिंग का दौर जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अगले दिन 4 अगस्त को हुई। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि इसकी ओवरनाइट सुनवाई हो जाए, रात में सुनवाई हो जाए, पर चीफ जस्टिस साहब ने रात में सुनवाई करने से मना कर दिया। इसकी अगली सुनवाई 4 अगस्त 2023 को हुई। और 4 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों कोर्ट्स का फैसला अफर्म करते हुए कह दिया कि वहां पे एएसआई सर्वे होना चाहिए। तो आप ये सोचिए 15 दिन के अंतराल के अंदर 21 जुलाई 2023 से लेकर 4 अगस्त 2023 तक, इस 15 दिन के अंतराल के अंदर एएसआई सर्वे का ऑर्डर हुआ,
जो पिछले 70 सालों से पेंडिंग था, 70 सालों से, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की जो कमिटमेंट है, आपके अंदर की जो नॉलेज है, आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो सिविल सूट की ड्राफ्टिंग है, आपकी जो सीपीसी के प्रोविजंस की नॉलेज है, वो आपको ये पावर देती है कि आप किसी भी केस को इस मुकाम तक ले जा सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज वहां पे एएसआई का सर्वे चल रहा है, गैग ऑर्डर कोर्ट का लगा हुआ है। एएसआई के सर्वे में क्या मिल रहा है ये बात मैं आपको नहीं बता सकता हूं, पर मैं इतना बता सकता हूं कि 2 नवंबर 2023 एएसआई अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने वाली है। उससे पहले तक उनको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है 28 दिन की। 5 अक्टूबर को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है एएसआई को अपनी रिपोर्ट फाइल करने के लिए, जो समय 2 नवंबर को खत्म हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है 2 नवंबर 2023 तक एएसआई अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। और जिस दिन एएसआई अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, इट इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक, इट इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक। और जो राम मंदिर में आज हम लोग एएसआई सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उसी तरह से ये एक बहुत ही बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, सारे लीगल फैटर्निटी के लिए, कि कैसे ऑर्डर 26 रूल 10A की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए एएसआई काम कर सकती है और एएसआई का अपॉइंटमेंट हो सकता है। और साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, ये कितना गलत है कितना सही है, इस पे ऑलरेडी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से काशी के केस में जीत चुके हैं 12 सितंबर 2022 को। और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब का जजमेंट है इसमें 31 मई 2023 को, वो भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड कर चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कल इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनने के बाद इसकी अगली सुनवाई मंडे को रखी है। और यही बात हमने कोर्ट के सामने रखी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। अगर एक बार आप किसी जगह अंदर घुस जाएं और घुस के आप किसी मस्जिद में घुस के अगर आप मूर्ति रख दें तो मस्जिद का स्वरूप खत्म नहीं हो जाता है। उसी तरह से अगर आप किसी मंदिर में घुस जाएं और मंदिर में घुस के अगर आप नमाज पढ़ने लग जाएं तो मंदिर का स्वरूप खत्म नहीं होता है। इसीलिए धार्मिक स्वरूप तय करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है। ये सारे हमारे आर्गुमेंट्स हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ऑर्डर 7 रूल 11 की जो परीक्षा जो हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी अफर्म होगी। और साथ ही साथ जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो इस मामले में हम आगे ट्रायल करेंगे और बहुत ही जल्दी आगे आने वाले 6 महीने के अंदर हमारी मांग ये रहेगी कि काशी के केस में फास्ट ट्रैक बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे इसका ट्रायल किया जाए। हमारी पूरी लीगल टीम सारे फैक्ट, फिगर, एविडेंसेस, इंटरोगेटरीज के साथ तैयार है। और ये जब ट्रायल होगा तो ये एक बहुत देखने वाला विषय होगा सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे इस ढंग के एक्लेस्टियल मैटर्स को ट्रायल किया जाता है, और बहुत बड़ा अध्ययन का विषय बनेगा। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये बताना चाहता हूँ लास्ट में कि कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी जब हमने 2020 में सिविल सूट फाइल किया था, उसके बाद सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी में हमने एप्लीकेशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ये कहा कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, इसका ओरिजिनल ट्रायल राम मंदिर की तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट को करना चाहिए। हमारी मांग को मानते हुए 12 अप्रैल 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और कृष्ण जन्मभूमि से सारे मामले संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट मंगा लिए गए ओरिजिनल ट्रायल के। आगे आने वाले समय में ये बहुत जल्द आपके सामने अगले 6 महीने से 8 महीने के अंदर कृष्ण जन्मभूमि की भी सारे फैक्ट, फिगर, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, रिसर्च हमारे पास तैनात हैं, तैयार हैं। और जब इसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा, कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी 6 महीने के अंदर जो हमारे साथ इतिहास में बर्बरता की गई है उसको मिटाते हुए आपको सामने जुडिशियल माध्यम से वो फैक्ट, फिगर और सच और वो जजमेंट रखेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अंत में, आपके सामने इतना बस कहना चाहता हूं कि आज आप सारे लॉ स्टूडेंट्स इजराइल और हमास के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको जरा अध्ययन करें। हम लोगों को कम्युनल बोला जाता है। अगर हम लोग अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, अपनी मंदिरों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, वक्फ एक्ट के खिलाफ बोलते